नमस्कार दोस्तों जीके के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट का ये 33 पार्ट है। इससे पहले पार्ट जिन भाइयों नहीं देखे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डीएनए परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगाएं। डीएनए परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगाएं, यानी इसमें से कौन सा विषम है ये बताना है। डीएनए संबंधित है 3 और एक अलग है। तो ऑप्शन ए जातीयता, ऑप्शन बी कुल परंपरा, ऑप्शन सी पोलियो, डी वंशावली। और आपके पास आंसर देने के लिए 5 मिनट 5 सेकंड का समय है। आपका समय अब स्टार्ट हो रहा है। करेक्ट आंसर है पोलियो। पोलियो जो है एक अलग रोग होता है और ये डीएनए से संबंधित नहीं होता। डीएनए संबंधित जातीयता, कुल परंपरा और वंशावली जो है ये डीएनए से संबंधित होती हैं, क्योंकि ये आनुवंशिक से संबंधित होता है डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर फाइल नाम एक्सटेंशन इन्फ किसको संदर्भित करती है। कंप्यूटर फाइल नाम एक्सटेंशन इन्फ इन्फ किसको संदर्भित करती है। ऑप्शन ए स्थापना फाइल को, बी स्थापना विन्यास फाइल को, सी इनलाइन हेडर फाइल को, डी प्रारंभ फाइल को। करेक्ट आंसर है स्थापना फाइल को ये संदर्भित करती है। एक्सटेंशन इन्फ जो है स्थापना फाइल को संदर्भित करती है। और कंप्यूटर में भाषा को कोड रूप में लिखा जाता है। कंप्यूटर में जो भाषा को लिखा जाता है कोड रूप में लिखा जाता है। जैसे एडिशन है, एक दो मैं बता देता हूँ आपको। एडिशन, ये है एडिशन। तो एडिशन को जो लिखा जाएगा वो ADD लिखा जाता है। ADD लिखा जाएगा। इस तरह से कोड भाषा में लिखा जाता है। जंप को GUMP को GMP के रूप में लिखा जाएगा। इस तरह से लिखा जाता है इसको कोड भाषा में कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 क्वेश्चन है यहाँ पर। रिक्त स्थान है शुरू में। कचरे में एक कार्बनिक अपशिष्ट होता है, तो कौन से कचरे में एक कार्बनिक अपशिष्ट होता है। ऑप्शन ए प्लास्टिक बैग में, बी धातु के कचरे में, या सी सब्जी के छिलके के कचरे में, या डी गिलास के कचरे में। करेक्ट आंसर है सी पार्ट करेक्ट आंसर है। सब्जी के छिलके में होता है। सब्जी के छिलके कचरा जो होता है उसमें कार्बनिक अपशिष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है 3 दिया हुआ है, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गया आपके लिए। माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र के स्तर से लगभग कितने फुट ऊपर होती है। माउंट एवरेस्ट की चोटी जो होती है समुद्र के स्तर से लगभग कितने फुट ऊपर होती है। हमने पहले मीटर में निकाला था, वो 8,848 और कुछ पॉइंट है, वो मीटर में थी। अब हमें ये बताना है कि फुट में कितनी है। ऑप्शन ए 29,000 फुट, बी 27,000 फुट, सी 24,000 फुट, डी 26,000 फुट। करेक्ट आंसर है 24,000 फुट है। 24,000 फुट करेक्ट आंसर है। ये समुद्र के स्तर से लगभग 24,000 फुट ऊपर होती है और ये संसार की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, मानव रहित उपग्रह का पहला सफल कक्षा प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया था। मानव रहित उपग्रह का पहला सफल कक्षा प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा, बी फ्रांस के द्वारा, सी सोवियत संघ के द्वारा, डी जर्मनी के द्वारा। करेक्ट आंसर है सोवियत संघ के द्वारा किया गया था। मानव रहित उपग्रह का पहला सफल कक्षा प्रक्षेपण जो है वो किया गया था, सोवियत संघ के द्वारा किया गया था। और 4 अक्टूबर 1957 को रूस ने 4 अक्टूबर, मैं लिखे देता हूँ, 4 अक्टूबर 1957 को रूस ने प्रथम सफल अंतरिक्ष यान स्पुतनिक फर्स्ट छोड़ा था। स्पुतनिक फर्स्ट छोड़ा था। और स्कोर 1958 में अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। स्कोर 1950, स्कोर जो था स्कोर नाम से इसको जो है
एक सेकंड, इसको 1958 में अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। पहला संचार उपग्रह था ये। और इंटेलसैट व्यावसायिक उपयोग का पहला संचार उपग्रह है। इंटेलसैट ये सैट है। इंटेलसैट जो है व्यावसायिक उपयोग का पहला संचार उपग्रह है, जो 1965 ईस्वी में ये छोड़ा गया था। और वीनस 3 प्रथम उपग्रह है जो शुक्र ग्रह पर 1965 ईस्वी में ही उतारा गया था। वीनस 3 है वो। कौन सा है? वीनस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था? आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1940 में, ऑप्शन बी 1941 में, ऑप्शन सी 1942 में, ऑप्शन डी 1943 में। करेक्ट आंसर है 1942 ईस्वी में किया गया था। आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी का गठन जो है 1942 ईस्वी में किया गया था। और इंडियन नेशनल आर्मी का प्रेरक एवं संगठनकर्ता जो था रास बिहारी बोस थे। और इसका गठन जो है कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में किया गया था। और INA का सुपर कमांडर जो थे वो सुभाष चंद्र बोस बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा DDT के संबंध में सच है? निम्न में से कौन सा DDT के संबंध में सच है? ऑप्शन ए, यह हल्के नीले रंग का होता है। बी, इसकी एक तीखी गंध होती है। सी, यह एक गैर विषैला है। ऑप्शन डी, यह एक संपर्क कीटनाशक है। करेक्ट आंसर है यह एक संपर्क कीटनाशक है। DDT जो है एक संपर्क कीटनाशक होता है। और DDT पर प्राणी या वनस्पति के लिए अधिक घातक होने के कारण रोक लगा दी गई है। इस पर DDT पर रोक लगा दी गई है। और DDT 1990 के दशक तक मच्छर आदि के रोग का प्रमुख साधक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। पावर ट्रांसफार्मर की कार्यपालिका का सिद्धांत किस पर आधारित है? पावर ट्रांसफार्मर की कार्यपालिका का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? ऑप्शन ए, हुक का नियम, बी, न्यूटन का नियम, सी, आइंस्टीन का नियम, डी, फैराडे का नियम। करेक्ट आंसर है फैराडे के नियम पर आधारित है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है, फैराडे के नियम पर ये आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। नेटवेयर एक कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? नेटवेयर जो है एक कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन ए, AT&T, बी, सन माइक्रो सिस्टम्स, सी, नोवेल, डी, अटारी। करेक्ट आंसर है नोवेल के द्वारा इसको विकसित किया गया है। नेटवेयर एक कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम है जिसको नोवेल के द्वारा विकसित किया गया है। कंप्यूटर का जो है संगणक होता है, ये कंप्यूटर का हिंदी संगणक होता है। और कंप्यूटर के पूर्व आवश्यक चीन में प्रथम स्रोत है। कंप्यूटर के जो पूर्व आवश्यक हैं वो चीन में हैं, प्रथम स्रोत है। और पास्कल के कैलकुलेटर इसी का विकसित रूप है। पास्कल का जो कैलकुलेटर है इसी का विकसित रूप है। और कंप्यूटर चरम है, और कंप्यूटर का जो है वो चरम है। वर्तमान स्वरूप का पहला कंप्यूटर जो था मार्क फर्स्ट था। मार्क फर्स्ट वर्तमान जो स्वरूप है इस समय कंप्यूटर का वो मार्क फर्स्ट है, इसका पहला कंप्यूटर था। और जो 1937 में बनाया गया था, 1937 में ये मार्क फर्स्ट बनाया गया था। भारत में कंप्यूटर नीति नवंबर, हमारे देश में कंप्यूटर नीति जो थी नवंबर 1984 में घोषित की गई थी। 1984 है यहाँ पर, ये 84 में घोषित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा एंटीबायोटिक कवक से प्राप्त किया जाता है? कौन सा एंटीबायोटिक है जो कवक से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए, नियोमाइसिन, बी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सी, पेनिसिलिन, डी, इरिथ्रोमाइसिन। करेक्ट आंसर है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक कवक से ये प्राप्त किया जाता है। और पेनिसिलिन को जो रामबाण माना जाता है, रोगों का जो है रामबाण इसको माना जाता है पेनिसिलिन को।
माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी जो होती है उसमें कवक का अध्ययन किया जाता है। और कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। कवक में जो भोजन संचित रहता है वो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। और कवक की कोशिका जो है वाइटिन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। ये कवक की कोशिका काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा खेल इस समूह का सदस्य नहीं है? कौन सा खेल इस समूह का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी कबड्डी, डी बास्केटबॉल। करेक्ट आंसर है कबड्डी। कबड्डी खेल जो है इनमें से इस समूह का सदस्य नहीं है। बाकी हॉकी, क्रिकेट और बास्केटबॉल ये फील्ड खेल है। ये बल, शक्ति और कौशल की आवश्यकता होती है, क्योंकि कबड्डी में जो है व्यक्तिगत रूप से सदस्यों के बल, शक्ति और कौशल की आवश्यकता होती है। अन्य खेलों में तकनीकी तथा उपकरण का प्रयोग होता है। इन खेलों में तकनीकी तथा उपकरण का प्रयोग होता है और कबड्डी में जो है बल, शक्ति और कौशल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। किस चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? किस चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? ऑप्शन ए करिक काला ने, बी राज राजा ने, राज राजा है यहाँ पर, राज राजा ने, और सी महिंद्रा ने, डी विक्रमा ने। करेक्ट आंसर है बी राज राजा ने जो है चोल राज राजा था और जिसने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी। चोल वंश के संस्थापक जो थे विजयालय थे। 850 AD में उन्होंने स्थापना की थी। और चोल वंश के महानतम शासक जो राजा हैं राज राजा थे। और राज राजा फर्स्ट ने उत्तरी श्रीलंका सहित अनेक क्षेत्र जीत लिए थे। और राज राजा फर्स्ट ने व्यापारिक मिशन चीन भेजे थे। अपने पूर्वजों की पूजा करना शुरू किया था उसने। भूमि सर्वेक्षण करवाए थे और विजय अभियान पर विजय मंदिर के दीवारों पर खुदवाए थे। और द्वैत शासन की शुरुआत की थी उन्होंने। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया था। अंतिम शासक चोल वंश का राजेंद्र थर्ड को माना जाता है और चोल वंश की राजधानी तंजौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? चेचक के लिए जो टीका है वो किसने प्रदान किया था? ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर ने, बी रॉबर्ट कोच ने, सी पर्ल कैंड्रिक ने, डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। करेक्ट आंसर है एडवर्ड जेनर ने। चेचक के लिए टीका जो है एडवर्ड जेनर ने प्रदान किया था। और चेचक जो है वेरिओला वायरस से होता है। वेरिओला वायरस से ये चेचक होता है और चेचक संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। रॉबर्ट कोच ने जो है कालरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज की थी। रॉबर्ट कोच ने कालरा एवं टीबी जो होती है ये क्षय रोग उसके जीवाणुओं की खोज की थी। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल जो है डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल जो है वाटसन एवं क्रिक ने प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? ऑप्शन ए अंतरिक्ष कानून के लिए इंटरनेशनल संस्थान, बी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, सी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष समन्वय समूह, डी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। करेक्ट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जो है तारामंडल के नामकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ एजेंसी जिम्मेदार होती है। ICIAU की प्रयाग सम्मेलन 2006 के अनुसार सौर मंडल में मौजूद पिंडों के 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सौर मंडल में जो भी पिंड हैं उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो परंपरागत ग्रह हैं। परंपरागत ग्रह में कौन सा है? मंगल, शुक्र, बृहस्पति, पृथ्वी, बुध, शनि, अरुण एवं वरुण है। और दूसरे हैं बौने ग्रह। पहले तो हो गए परंपरागत ग्रह, फिर हैं बौने ग्रह। बौने ग्रह में सरेस, चेरोन और प्लूटो को भी शामिल कर लिया गया है। और 2003 यूबी और 313 है। और तीसरा है लघु सौर मंडलीय पिंड। धूमकेतु उपग्रह आते हैं इसमें और अन्य छोटे खगोलीय पिंड आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थापित किया गया है? हीराकुंड डैम या बांध किस नदी पर स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए कावेरी पर, बी गंडक पर, सी महानदी पर, डी बैतारानी पर।
करेक्ट आंसर है महानदी पर। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर स्थापित किया गया है। हीराकुंड प्रोजेक्ट उड़ीसा में है, ये महानदी उड़ीसा में है ये, और यह सबसे लंबी नदी घाटी प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और दोस्तों थोड़ी सी डिटेल और बता देते हैं कि विश्व के प्रथम नदी घाटी बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट जो थी वो टेनीसी नदी, टेनीसी सबसे पहले जो नदी घाटी प्रोजेक्ट किया गया था वो टेनेसी नदी घाटी प्रोजेक्ट था। 1933 ईस्वी में बनाया गया था। 1933 ईस्वी में बनाया गया था और यूएसए में बनाया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका में वो बनाया गया था। भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट जो है वो दामोदर नदी घाटी प्रोजेक्ट है, वो 1948 में बनाया गया। दामोदर नदी घाटी प्रोजेक्ट है 1948 में बनाया गया था हमारे देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर खालिस्तान है और लुप्त प्राय भारतीय औषधीय पौधा प्रजाति है, यानी कौन सा लुप्त प्राय भारतीय औषधीय पौधा प्रजाति है? ऑप्शन ए नोपेंडेटस, बी पोडोफिल्म्स, सी अफीम, डी तुलसी। करेक्ट आंसर है बी पार्ट करेक्ट आंसर है। पोडोफिल्म्स जो है पोडोफाइलम है, ये पोडोफाइलम्स है और लुप्त प्राय भारतीय औषधीय पौधा प्रजाति है ये, और ये पर्यावरण कारण से जीव और पौधे लुप्त हो रहे हैं। हीरोइन अफीम पोस्तों से प्राप्त होती है और तुलसी का पौधा भारत में धार्मिक महत्व भी है। तुलसी के पौधे का भारत में हमारे देश में धार्मिक महत्व भी है। और पेपावर सीमे निफेरस अफीम देने वाला पौधा है। पेपावर सीमे निफेरस जो है अफीम देने वाला पौधा, इसमें मोपिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। एक घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी किस अवस्था में संग्रहित की जाती है? एक घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी किस अवस्था में संग्रहित की जाती है? ऑप्शन ए ठोस अवस्था में, बी गैस अवस्था में, सी तरल अवस्था में, डी किसी भी अवस्था में की जा सकती है। करेक्ट आंसर है किसी भी अवस्था में की जा सकती है, यानी एक घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी गैस जो है किसी भी अवस्था में संग्रहित की जा सकती है। एलपीजी ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। एलपीजी गैस जो होती है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है और प्राय एलपीजी उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडरों में भर लिया जाता है उसको। और एलपीजी अत्यधिक ज्वलनशील होती है, अतः सल्फर के यौगिक इथाइल मरकोप्टेन को मिला देते हैं ताकि रिसाव होने पर गंध से पहचान सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से विषम चुने। इनमें से विषम हमें बताना है। ऑप्शन ए पारा, बी पारा दिया क्विकर सिल्वर, सी हाइड्राजीरम और डी ब्रोमोस। करेक्ट आंसर है ब्रोमोस। ब्रोमोस जो है इसमें से विषम है और पारा सिनेबार एक्स से प्राप्त होता है। ये पारा सिनेबार एक्स से प्राप्त होता है और सिनेबार का सूत्र होता है HGS। HGS जो है सिनेबार का सूत्र होता है, उससे ये HG पारा प्राप्त होता है। और पारा जो है 39 सेल्सियस पर जमता है। ये पारा 39 सेल्सियस पर जमता है। ब्रोमीन का उपयोग जो है रंग, उद्योग, टिंचर, गैस प्रतिकारक और औषधि बनाने में होता है ब्रोमीन का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? कौन सा संशोधन ऐसा था जो निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन ए 91वां संशोधन, बी 92वां संशोधन, सी 93वां संशोधन, डी 94वां संशोधन। करेक्ट आंसर है 93वां संशोधन। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। 93वां संशोधन जो है वो निजी उच्च शिक्षा संस्थानों में पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है। और भारतीय अनुच्छेद के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन 16(4) के अधीन जो है
सामाजिक और सैद्धांतिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 16(5) जो है, अनुच्छेद 16(5) इसके द्वारा जो अधीन निजी शिक्षा संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन किया गया जाता है और उच्चतम न्यायालय ने 50% से अधिक आरक्षण पर रोक लगा दिया है। तमिलनाडु में 69 तथा आंध्र प्रदेश में 63% 50% से भी अधिक आरक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। न्यूजीलैंड में कौन से रंग सुनामी चेतावनी संकेतों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? न्यूजीलैंड में कौन से रंग जो है सुनामी चेतावनी जब आती है, सुनामी आती है उसकी चेतावनी के संकेतों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? ऑप्शन ए सफ़ेद और नीला, बी सफ़ेद और हरा, सी लाल और हरा, डी पीला और हरा। करेक्ट आंसर है सफ़ेद और नीला। ए पार्ट करेक्ट आंसर। सफ़ेद और नीला जो है सुनामी चेतावनी संकेतों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं न्यूजीलैंड देश में। और सुनामी जो है जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है समुद्री तूफान या तरंग। और 26 दिसंबर 2004 को अब तक का सबसे भयावह सुनामी आया था जिसमें लाखों व्यक्ति दक्षिण पूर्वी एशिया में मारे गए थे। इस सुनामी से भारत के दक्षिण पूर्वी तट भी प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित दलों में से किसकी स्थापना की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित दलों में से किसकी स्थापना की थी? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, सी भारतीय समाजवादी पार्टी, डी भारतीय सामाजिक सुधारवादी पार्टी। करेक्ट आंसर है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना की थी और नेताजी ने 1920 ईस्वी में ICS में चौथा स्थान पाया था। नेताजी ने 1920 में ICS करा था, इंडियन काउंसलिंग सर्विस में, उसमें चौथा स्थान पाया था। और 1938 और 1939 के हरिपुर, 1938 में हरिपुर में और 1939 में त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष भी बने थे वह। और कांग्रेस कार्यकारिणी समिति से गतिरोध के कारण त्यागपत्र देकर 9 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी उन्होंने। और 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 ईस्वी में, 39 ईस्वी में की थी। और अक्टूबर 1943 में आज़ाद हिंद फौज का सुपर कमांडर बने थे वो। और 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में फरमोसा के पास वो घायल हो गए थे। इसके बाद नेताजी का कोई प्रमाणिक पता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। संविधान का 99वां संशोधन, संविधान का 99वां संशोधन किसके बारे में है? यानी हमारे देश का संविधान का जो 99वां संशोधन हुआ था वो किसके बारे में है? ऑप्शन ए भारत में GST शुरू करना, बी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना, सी हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र का विकास के लिए कदम उठाने के लिए कर्नाटक के राज्यपाल को सशक्त बनाना, डी बांग्लादेश और भारत के बीच भूमि सीमा पर समझौता करना। ये है करेक्ट आंसर है बी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना। तो 99वां संशोधन जो हुआ था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना होता। न्यायिक नियुक्ति आयोग द्वारा उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना है। और लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इस न्यायिक नियुक्ति आयोग को जो है अवैध घोषित कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने इसे अवैध घोषित कर दिया है। इस प्रकार कोलेजियम व्यवस्था जो उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति करने की प्रक्रिया रही है पुनः बहाल कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। कितनी बिट्स एक बाइट के बराबर होती है? कितनी बिट्स एक बाइट के बराबर होती है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 32। करेक्ट आंसर है 8, यानी 8 बिट्स जो है। करेक्ट आंसर है 8, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। यानी 8 बिट्स जो हैं एक बाइट के बराबर होती हैं। और आपको बता दें कि बाइनरी इकाई के आरंभिक एवं अंतिम अक्षरों से बने, बाइनरी इकाई के आरंभिक एवं अंतिम अक्षरों से बने संक्षिप्त शब्द 0 एवं 1 को बिट कहा जाता है।
और 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट के तुल्य होता है। 1 KB 1024 बाइट के तुल्य होता है और एक MB जो है 1024 KB के तुल्य होता है। एक MB जो होती है वो 1024 KB के तुल्य होती है, बराबर होती है। और एक GB जो होता है वो 1024 MB के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। ग्रहों के गृह पथों का सामान्य आकार क्या होता है? ग्रहों के गृह पथों का सामान्य आकार क्या होता है? ऑप्शन ए गोलाकार, बी पैराबोलिक, सी अंडाकार, डी शंक्वाकार। करेक्ट आंसर है अंडाकार, सी अंडाकार होता है। ग्रहों के गृह पथों का सामान्य आकार जो है अंडाकार होता है। और IAU ने ग्रह के लिए निम्न शर्तें निर्धारित की हैं। कौन कौन सी हैं वो? जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करता है, ग्रह के लिए जो है निम्न शर्तें हैं। एक तो वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करता है, चक्कर लगाता है यानी। और दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल हो जो गोल स्वरूप ग्रहण कर सके, गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए गोल स्वरूप ग्रहण कर सके जो। और तीसरा उनके आसपास कोई अन्य खगोलीय पिंड नहीं हो। ये तीनों शर्तें जो है यम पूरी नहीं करता है, इसलिए उसको अगस्त 2006 में प्रयाग में सम्मेलन हुआ था। इसे ग्रह से बाहर कर चौथे ग्रह के अंतर्गत रखा गया है। बोने ग्रह के इसके अंतर्गत कर दिया गया है प्लूटो यानी यम ग्रह को जो है बोने ग्रह के अंतर्गत कर दिया गया है अगस्त 2006 में। यानी ग्रह के इससे हटा दिया गया है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। एक ग्रीन हाउस गैस कोई भी ऐसी गैसीय मिश्रण होती है जो किसके लिए सक्षम होता है? एक ग्रीन हाउस गैस कोई भी ऐसा गैसीय मिश्रण होता है जो किसके लिए सक्षम होता है? ऑप्शन ए समान रूप से दृश्य और अवरक्त के लिए, बी अवरक्त की तुलना में अधिक दृश्य विकिरण के लिए, सी दृश्य की तुलना में अधिक अवरक्त विकिरण के लिए, डी न दृश्य और न ही अवरक्त विकिरण। इसका दोस्तों करेक्ट आंसर एक भी नहीं है, इनमें से सही नहीं है, इनमें से कोई नहीं, बल्कि एक और जोड़ लो, इनमें से कोई भी नहीं। ये ऑप्शन जोड़ लेते हैं हम, इनमें से कोई नहीं। तो एक ग्रीन हाउस गैस भी ऐसा गैसीय मिश्रण होता है जो दिए गए विकल्प में से एक भी नहीं हो सकता है। और ग्रीन हाउस गैस का मुख्य स्रोत कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। सूर्य के विकिरण कारण पृथ्वी गर्म होता है, लेकिन पृथ्वी की ऊष्मा जो है CO2 गैस के कारण जो है वायुमंडल में पुनः पृथ्वी पर आती है और इस कारण पृथ्वी पर गर्मी बढ़ जाती है, जिससे अनेक प्रकारों का संकट उत्पन्न हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो कोई भी पार्ट इसमें से सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिस लीजेंड की जीवनी है? डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिस लीजेंड की जीवनी है? ऑप्शन ए क्रिस एवर्ट, ऑप्शन बी जॉन मैकनरो, सी स्टेफी ग्राफ, डी आर्थर एस। करेक्ट आंसर है आर्थर एस। डी पार्ट करेक्ट आंसर है आर्थर एक्स। आर्थर एस जो है टेनिस लीजेंड की जीवनी है और टेबल टेनिस का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1926 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। साबुन में एंटीसेप्टिक गुण निम्नलिखित मिश्रण में से एक के कारण पाया जाता है। साबुन में जो एंटीसेप्टिक गुण होता है और निम्नलिखित मिश्रण में से एक के कारण पाया जाता है। किसके कारण पाया जाता है? ऑप्शन ए बिथिओनल के, बी सोडियम लोरिल सल्फेट के, सी रीजिन के, डी सोडियम डोडेबेंजीन सल्फेट बिथियोनल के। करेक्ट आंसर है बिथिओनल के कारण पाया जाता है। साबुन में एंटीसेप्टिक गुण जो है बिथिओनल मिश्रण के कारण पाया जाता है। और सभी साधारण साबुन उच्च वसीय अम्लों जैसे स्टीयरिक पॉलीमीटिक अथवा ओलक अम्ल कंसोडियम अथवा पोटेशियम लवणों के मिश्रण होते हैं। साबुन बनाने की क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को कड़े साबुन कहते हैं
और जो कपड़ा धोने के काम आता है। कड़े लवण के साबुन होते हैं ये। और उच्च वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण से बने साबुन को मुलायम साबुन कहते हैं, जो इस नहाने के काम आते हैं। यानी सोडियम लवण से बने साबुन जो होते हैं वो तो कपड़ा धोने के काम आते हैं, उन्हें उच्च वसीय अम्ल कहा जाता है, कड़े अम्ल साबुन कहते हैं उन्हें। और जो पोटेशियम लवण से बनते हैं साबुन वो मुलायम होते हैं और नहाने के काम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। गोल्फ का खेल 15वीं सदी में किस देश में शुरू हुआ था? गोल्फ का खेल जो हुआ था 15वीं सदी में किस देश में शुरू हुआ था? ऑप्शन ए इंग्लैंड में, बी स्कॉटलैंड में, सी आयरलैंड में, डी इटली में। करेक्ट आंसर है स्कॉटलैंड में, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। गोल्फ का खेल जो है 15वीं सदी में स्कॉटलैंड देश में शुरू हुआ था। और आधुनिक गोल्फ में पुरुषों के ग्रैंड स्लैम में 4 टूर्नामेंट होते हैं। पहला होता है मास्टर ओपन, दूसरा यूनाइटेड स्टेट ओपन, तीसरा ब्रिटिश ओपन और प्रोफेशनल गोल्फर्स एसोसिएशन ऑफ अमेरिका चैम्पियनशिप होती है। और ये चारों होते हैं। और स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल जो है रग्बी फुटबॉल है इस समय। गोल्फ संबंधित खेल जो परिसर को कोर्स कहते हैं, कोर्स। गोल्फ से संबंधित जो परिसर होता है उसको कोर्स कहा जाता है, कोर्स। और बाहर कप, सर्किट कप, राइडर कप और इनहिल कप जो है गोल्फ से हैं। बाइकर कप, सर्किट कप और राइडर कप और इनहिल कप जो है गोल्फ से संबंधित हैं, गोल्फ खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है? अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए तंजानिया में, बी नाइजीरिया में, सी घाना में, डी दक्षिण अफ्रीका में। करेक्ट आंसर है तंजानिया में है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो तंजानिया देश में, अफ्रीका के तंजानिया देश में है। और दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो है एकांगुआ है। दक्षिण अमेरिका की हाँ जो सबसे ऊंची चोटी है वो एकांगुआ है। और एडीज जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। एडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। आल्पस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। आल्पस जो है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। और एवरेस्ट जो है विश्व का सबसे ऊंची चोटी है। एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, हमारे देश में और नेपाल में है ये। K2 आइस्टीन भारत की सबसे ऊंची चोटी है और K2 आइस्टीन जो है हमारे देश की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है? निम्नलिखित शहरों में से कौन सा भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है? ऑप्शन ए पोंटियानक, बी कैरो, सी पोर्ट ब्लेयर, डी एडिस अबाबा। करेक्ट आंसर है पोंटियानक जो है। पोंटियानक जो है शहर वो भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है इनमें से। और भूमध्य रेखा की लाइन से 876 किलोमीटर दूरी पर है। भारत, हमारा देश जो है भारत, वो भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर है, दूर है। और भूमध्य रेखा की लाइन क्षेत्र फल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। भूमध्य रेखा की जो लाइन क्षेत्र होती है वो फल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं, जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई हैं, वह कितनी प्राचीन थीं? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं हैं जिसमें 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई हैं, वह कितनी प्राचीन है? ऑप्शन ए 8वीं सदी ईसा पूर्व की है, ऑप्शन बी 2री सदी ईसा पूर्व की है, सी 6वीं सदी ईसा पूर्व की है, या डी 4थी सदी ईसा पूर्व की है। करेक्ट आंसर है 2री सदी ईसा पूर्व की हैं ये। 2री सदी ईसा पूर्व की हैं जिसमें 30 चट्टानों काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी। और अजंता की गुफाओं में गुप्त काल में अनेक महान कृत्य बनाई गई हैं। गुफा नंबर 17 को भारत में चित्रकला का चित्रशाला कहा जाता है। गुफा नंबर 17 जो है उसको भारत में चित्रकला का चित्रशाला कहा जाता है। चित्रशाला, एक मिनट में लिख देता हूँ, एक सेकंड रुकिए आप। चित्रशाला कहा जाता है गुफा नंबर 17 को, जो माता शिशु से संबंधित है, माता शिशु से संबंधित है वो। और गुफा नंबर 16 में जो है मरने की अवस्था में राजकुमारी का चित्रण है। गुफा नंबर 16 जो है उसमें मरने की अवस्था में राजकुमारी का चित्रण है।
और आपको बता दें कि एलोरा की गुफाएं भी औरंगाबाद में ही हैं। एलोरा की गुफाएं भी औरंगाबाद में ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। मुंबई वासियों के लिए भारतीय डाक सेवा के द्वारा शुरू किए गए माई स्टेप की मुख्य विशेषता क्या है? मुंबई वासियों के लिए भारतीय डाक सेवा के द्वारा शुरू किए गए माई स्टैम्प की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए, मोबाइल एप्लीकेशन पर ऑर्डर स्टैम्प, बी, एक स्पीड पोस्ट के लिए ऑनलाइन भुगतान करना, सी, अपनी व्यक्तिगत डाक स्टैम्प प्राप्त करो, डी, पोस्ट पैड स्टैम्प सेवा। करेक्ट आंसर है अपनी व्यक्तिगत डाक स्टैम्प प्राप्त करो। तो मुंबई वासियों के लिए जो डाक सेवा द्वारा माई स्टैम्प की शुरू की गई है, उसकी विशेषता यह है कि अपनी व्यक्तिगत डाक स्टैम्प प्राप्त करो। और भारत में डाक सेवा कोड जो प्रणाली 1972 में शुरू हुई थी। डाक सेवा कोड प्रणाली 1972 में शुरू हुई थी भारत में, हमारे देश में डाक सेवा प्रणाली। और लॉर्ड डलहौजी के समय शुरू हुआ था। भारत में डाक सेवा जो है लॉर्ड डलहौजी के समय में शुरू हुई थी 1854 में। लॉर्ड डलहौजी थे उस समय, 1854 में शुरू हुई थी भारत में डाक सेवा। और मध्यकालीन श्रेष्ठ डाक प्रणाली शेरशाह की थी। सबसे मध्यकालीन जो डाक श्रेष्ठ प्रणाली थी, डाक प्रणाली, वो शेरशाह की थी। और भारत की डाक प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी प्रणाली है। हमारे देश की जो डाक प्रणाली है विश्व की सबसे बड़ी प्रणाली है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हैं? कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन ए, यह प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए लोन प्रदान करने के लिए आईपीसीसी द्वारा शुरू किया गया क्रेडिट कार्यक्रम है। बी, ऑप्शन बी, यह अनुमति दिए गए कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में कार्बन उत्सर्जन उत्सर्जित किए गए के आधार पर संस्था को सम्मानित किया गया क्रेडिट होता है और इसका कारोबार भी किया जा सकता है। ऑप्शन सी, यह पर्यावरण के अनुकूल खाना पकाने के विकल्पों के खोज के लिए एक कार्यक्रम है। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है, क्रेडिट कार्ड जो है ये अनुमति दिए गए कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में कार्बन उत्सर्जन उत्सर्जित किए गए के आधार पर संस्था को सम्मानित किया गया क्रेडिट होता है और इसका कारोबार भी किया जा सकता है। कार्बन ट्रेड के द्वारा है कम जंगल वाले देश अधिक भूमि एवं जंगल वाले देश से कार्बन क्रेडिट ट्रेड कर सकता है। यानी कम जंगल वाले देश जो हैं अधिक भूमि एवं जंगल वाले देश से कार्बन क्रेडिट ट्रेड कर सकते हैं। कार्बन क्रेडिट पर्यावरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। प्रकाश उत्सर्जक डायोड इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है जैसे टेलीविज़न क्या छोड़ता है? प्रकाश उत्सर्जक डायोड इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है जैसे टेलीविज़न क्या छोड़ता है, ये बताना हमें। ऑप्शन ए, पराबैंगनी किरणें, बी, एक्सरे, सी, रेडियो तरंगे, डी, दृश्य प्रकाश। करेक्ट आंसर है रेडियो तरंगे। टेलीविज़न जो है रेडियो तरंगे छोड़ता है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है जैसे टेलीविज़न रेडियो तरंगे छोड़ता है। डायोड बल्ब जो है डायोड बल्ब फ्लेमिंग द्वारा जो बनाया गया था, ये फ्लेमिंग द्वारा बनाया गया था। डायोड बल्ब सन 1904 ईस्वी में बनाया गया था। सन 1904 ईस्वी में बनाया गया था डायोड बल्ब फ्लेमिंग द्वारा। और डायोड बल्ब बनाने में बेरियम ऑक्साइड का लेप प्रयोग होता है। डायोड बल्ब जो बनाया जाता है उसमें बेरियम ऑक्साइड का लेप प्रयोग होता है। और डायोड बल्ब में तंतु टंगस्टन का बना होता है। डायोड बल्ब में जो तंतु बना होता है और टंगस्टन का बना होता है। और आपको बता दें कि डायोड बल्ब चाइल्ड लेगुमर नियम का पालन करती है। डायोड बल्ब चाइल्ड लेगुमर नियम का पालन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा एनेस्थेटिक के लिए स्थापन्य के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? निम्न में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा एनेस्थेटिक के लिए स्थापन्य के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए, ऑक्सीजन, बी, नाइट्रोजन, सी, नाइट्रस ऑक्साइड, डी, क्लोरीन।
करेक्ट आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो है दंत चिकित्सकों द्वारा अनेस्थेटिक के लिए स्थापन्य के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है N2O। इसका रासायनिक सूत्र N2O है नाइट्रस ऑक्साइड का। और N2O का प्रयोग जो है शल्य चिकित्सा में होता है, इसका प्रयोग शल्य चिकित्सा में होता है। और क्लोरीन का प्रयोग जो है HCl के निर्माण में, मस्टर्ड गैस बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में आदि में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण किया? भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण किया था? ऑप्शन ए कोचीन में, बी गोवा में, सी कराईकल में, डी बेंगलुरु में। करेक्ट आंसर है कोचीन में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है कोचीन में। भारत में पुर्तगालियों ने जो है कोचीन में अपने पहले किले का निर्माण किया था। और भारत आने वाले प्रथम विदेशी व्यापारिक कंपनी पुर्तगालियों की थी। प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत 17 मई 1498 को कालीकट तट पर केरल आया था। 17 मई को, और 17 मई 1948 को, वो 1498 को ये आया था। कालीकट बंदरगाह केरल पर आया था। और प्रथम किले का निर्माण जो है पुर्तगालियों द्वारा कोचीन में किया गया था 1502 ईस्वी में। 1502 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा कोचीन में किले का निर्माण किया गया था। और प्रथम कारखाना जो है पुर्तगालियों द्वारा 1502 में ही कोचीन में खोला गया था। 1502 में ही कोचीन में खोला गया था पहला कारखाना पुर्तगालियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। विलायक अणुओं की एक अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च घनता वाले क्षेत्र में सहज नेट गुगनेट जो कि उस दिशा में जो घुले पदार्थ की घनता को दोनों तरफ से सामान्य बनाती है, उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए सक्रिय हलचल, बी निष्क्रिय हलचल, सी रिवर्स ऑस्मोसिस, और डी ऑस्मोसिस। करेक्ट आंसर है ऑस्मोसिस उसको कहते हैं। विलायक अणुओं के एक अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च घनता वाले क्षेत्र में सहज नेट गुंजे जो कि उच्च दिशा में जो घुले पदार्थ की घनता को दोनों से सामान्य बनाती है, उसे ऑस्मोसिस उसे कहा जाता है। और आपको बता दें कि विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समान मिश्रण होता है। विलयन स्थायी या पारदर्शक दोनों हो सकता है। ठोस कण द्रव में परिक्षेपित होते हैं। ठोस कण जो है द्रव में परिक्षेपित होते हैं, उसे सोल कहा जाता है। जब ठोस कण जो है द्रव में परिक्षेपित होते हैं तो उसे सोल कहा जाता है। और द्रव में गैस का परिक्षेपण झाग कहलाता है। द्रव से जब गैस में परिक्षेपण होता है तो वो झाग कहलाता है। और निलंबन परिक्षेपण का आकार जो है, जो निलंबन परिक्षेपण है उसका आकार 10⁻³ सेंटीमीटर, 10⁻³ सेंटीमीटर से 10⁻⁴ सेंटीमीटर होता है। 10⁻⁴ सेंटीमीटर होता है या इससे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एंटोमोलॉजी, बी एक्सोबायोलॉजी, सी माइकोलॉजी, डी जीवाश्म। करेक्ट आंसर है एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है उसे। विज्ञान की एक शाखा है एक्सोबायोलॉजी जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है। और वर्तमान में मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं की खोज की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? ऑप्शन ए चादर, बी लंगा, सी सरोंग, डी किमोनो। करेक्ट आंसर है डी किमोनो। जापान की राष्ट्रीय पोशाक जो है किमोनो है। जापान एशिया का प्रथम विकसित देश है और जापान को एशिया का यूरोप भी कहा जाता है। एशिया का यूरोप जापान को कहा जाता है। जापान का पुराना नाम निप्पॉन है और निप्पॉन का अर्थ होता है उगता हुआ सूर्य का देश। जापान एकमात्र देश है जो परमाणु बम हमला को झेला है। जापान में ही परमाणु बम हमला हुआ था जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया था। और जापान में विश्व का सबसे पुराना राजवंश चल रहा है, 6 सदी BC से चल रहा है।
6 सदी BC से इतना पुराना राजवंश चल रहा है जापान में अब भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायादान गांव में मोहम्मद गौरी को हराया था? निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायादान गांव में मोहम्मद गौरी को हराया था? ऑप्शन ए भीमदेव सोलंकी प्रथम ने, बी कुलोथुंगा चोल प्रथम ने, सी मूलराज सेकंड ने, डी कुलोथुंगा चोल द्वितीय ने। करेक्ट आंसर है सी मूलराज द्वितीय ने। मूलराज द्वितीय ने भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने, या इसको भीमदेव सोलंकी द्वितीय भी कहा जाता है, उसने राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था। इसको भीमदेव सोलंकी द्वितीय भी इसको कहा जाता है, जिसने मोहम्मद गौरी को हराया था। और मोहम्मद गौरी को जो हराया था इसने मूलराज द्वितीय ने, इसको भीमदेव सोलंकी द्वितीय कहा जाता है। इसको 1178 ईस्वी में हराया था। और ये चाणक्य वंश के अंतिम शासक भीमदेव सेकंड थे। 1178 से 1238 तक शासक बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। नीचे दिए गए शब्दों के लिए जोड़ी में से 3 कुछ तरीके एक जैसे हैं और एक जोड़ी अलग है। कौन सी जोड़ी बाकी जोड़ियों से अलग है, ये बताना है, कौन सी जोड़ी अलग है। ऑप्शन ए ऑर्निथोलॉजी बर्ड से संबंधित है, बी माइकोलॉजी फंगी से संबंधित है, सी बायोलॉजी बॉटनी से, और डी फिजिकोलॉजी जो है अल्जीए से संबंधित है। करेक्ट आंसर है सी बायोलॉजी बॉटनी, ये अलग है। क्योंकि पक्षियों का अध्ययन जो है ऑर्थोलॉजी कहा जाता है, ये सही है, पक्षियों का अध्ययन ऑर्थोलॉजी कहा जाता है। और कवक फंगी या कवक, फंगी को कवक कहते हैं, इसका अध्ययन जो है माइकोलॉजी कहा जाता है। और अलगी या सेवालो, अलगी का मतलब है सेवालो, का अध्ययन जो है फिजिकोलॉजी कहा जाता है। ये बॉटनी बायोलॉजी बॉटनी से संबंधित नहीं है, इसका अध्ययन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। एक सहकारी समिति में पालन किए जाने वाला सिद्धांत कौन सा है? एक सहकारी समिति में पालन किए जाने वाला सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन ए एकाधिक वोट, बी एक आदमी एक वोट, सी कोई वोट नहीं, डी एक हिस्सा एक वोट। करेक्ट आंसर है बी पार्ट, एक आदमी एक वोट सहकारी समिति में पालन के लिए किया जाने वाला सिद्धांत है। और सहकारी समिति में सभी सदस्यों को समान अधिकार होता है, समानता पर बल दिया जाता है। भारत में सहकारी समितियां कृषि क्षेत्र में अधिक देखने को मिलती हैं। सहकारिता सबसे अधिक सफलता चीनी मिल क्षेत्र में महाराष्ट्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, बी डी सावरकर, सी शरतचंद्र, डी बटुकेश्वर दत्त। करेक्ट आंसर है बी डी सावरकर। वी डी सावरकर ने जेल की दीवारों पर जो है महाकाव्य कमला लिखा था। बी डी सावरकर ने 1909 में भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक लिखी थी। और इस पुस्तक में 1857 ईस्वी को क्रांति को सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई थी। और वी डी सावरकर हिंदू महासभा एवं RSS से भी जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के इन शहरों में से किस में लगता है? कुंभ का मेला मध्य प्रदेश में किस शहर में लगता है, ये कह सकते हैं हम। तो ऑप्शन ए ग्वालियर में, बी भोपाल में, सी उज्जैन में, डी इंदौर में। करेक्ट आंसर है उज्जैन में। कुंभ का मेला जो है मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में लगता है। और हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार कुंभ स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये कहा गया है हिंदू पौराणिक कथा में। और प्रत्येक 12 वर्षों पर कुंभ मेला और 6 वर्षों पर अर्ध कुंभ मेला का आयोजन होता है। भारत में 4 स्थानों पर कुंभ मेलों का आयोजन होता है। कौन कौन से हैं? एक तो हरिद्वार है गंगा नदी में, वो है उत्तराखंड में। और दूसरा है इलाहाबाद में गंगा यमुना नदी पर, वो है उत्तर प्रदेश में। और नासिक गोदावरी नदी पर,
और उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी पर है। ये हैं, इस तरह से 4 हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर के द्वारा, बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, सी अल्बर्ट साबिन के द्वारा, डी जोनास सोल के द्वारा। करेक्ट आंसर है अल्बर्ट साबिन के द्वारा। ओरल पोलियो वैक्सीन जो है अल्बर्ट साबिन के द्वारा विकसित की गई थी। और पोलियो वैक्सीन का विकास जो है 1952 ईस्वी में, पोलियो जो वैक्सीन है 1952 ईस्वी में ये जोनस साल्क तथा 1962 ईस्वी में अल्बर्ट साबिन द्वारा किया गया था। और 1962 में अल्बर्ट साबिन ने किया था। पहले जोनस साल्क ने 1952 में, और फिर 1962 में अल्बर्ट साबिन द्वारा किया गया था। और पोलियो वायरस 3 प्रकार का होता है। पोलियो का वायरस जो 3 प्रकार का होता है। टाइप 3 का रोगी सबसे अधिक है, जो टाइप 3 है उसका रोगी सबसे ज़्यादा, और टाइप 2 का रोगी सबसे कम है। पोलियो गला, रीढ़ और नाड़ी संस्थान को नष्ट करता है। पोलियो जो करता है गले को, रीढ़ की हड्डी को और नाड़ी संस्थान को नष्ट करता है। WHO ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया है 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में किसकी कमी है? अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है, रिकेट्स रोग से पीड़ित है, तो उस व्यक्ति में किस चीज़ की कमी है ये बताना है। ऑप्शन ए विटामिन के, बी विटामिन डी, सी विटामिन ए, डी विटामिन बी। करेक्ट आंसर है विटामिन डी की कमी है। यदि व्यक्ति रिकेट्स रोग से पीड़ित है तो उसमें विटामिन डी की कमी है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम जो होता है कैल्सीफेरोल होता है, कैल्सीफेरोल होता है। विटामिन डी की कमी से ही बच्चों में रिकेट्स रोग होता है। विटामिन डी की कमी से वैक्स में ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है, ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है वयस्कों में, और बच्चों में रिकेट्स होता है। विटामिन डी सुबह में सूर्य की रोशनी से भी प्राप्त होता है। और विटामिन की खोज 1911 ईस्वी में फंक ने की थी। विटामिन की खोज जो की थी, वो जो विटामिन है हमारे उनकी खोज जो की थी वो फंक ने की थी। फंक ने 1911 में, फंक ये फंक ने की थी 1911 ईस्वी में की थी। और विटामिन बी एंड सी जल में घुलनशील है। और विटामिन ए, डी, ई और के वसा या कार्बनिक घोल में घुलनशील हैं, ये जल में घुलनशील नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा प्लेटनरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से एक नहीं है? कौन सा प्लेटनरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से एक नहीं है? ऑप्शन ए एक ग्रह का गृहपथ 2 केंद्र बिंदुओं में से एक पर सूर्य के साथ एक अंडाकार होता है, बी एक ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली एक रेखाखंड समय के बराबर अंतराल के दौरान बाहर बराबर क्षेत्रफल बनाती है, सी एक ग्रह की कक्षीय अवधि का वर्ग अपने गृहपथ की अर्ध प्रमुख धुरी के घन के अनुपातिक होती है, डी कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होती है। करेक्ट आंसर है कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होती है। यानी प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से ये नहीं है। बाकी ये सारे जो नियम हैं ये हैं, ये तीनों नियम केपलर के नियमों में हैं। बाकी ये चौथा जो है ये केपलर के नियमों में नहीं है। कोपरनिकस ने सर्वप्रथम बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। कोपरनिकस ने बताया था ये। और ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। इसे सूर्य केंद्रित सिद्धांत भी कहा जाता है। केपलर ने ग्रही कक्षाओं के नियमों की खोज की है। केपलर ने जो खोज किया है वो ग्रही कक्षाओं की खोज की है। केपलर ने भी सूर्य को केंद्र माना था, लेकिन 20वीं सदी में दुग्ध मेखला मंदाग्नि की खोज से ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य के होने का सिद्धांत समाप्त हो गया है। लेकिन जो 20वीं सदी में हुआ था, दुग्ध मेला मंदाग्नि की खोज हुई थी, तो ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य के होने का सिद्धांत जो है अब समाप्त हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पार धातु मिश्रण का गठन करती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु पार धातु मिश्रण का गठन करती है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, बी सोना, सी चांदी, डी पारा। करेक्ट आंसर है पारा। पारा जो है ये धातु मिश्रण का गठन करती है जब हमें किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है।
जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है तो पारा धातु मिश्रण का गठन करती है। पारा Hg होता है, पारा जो है Hg होता है, और इसका अयस्क जो है सिनेबार है, इसका अयस्क सिनेबार है। थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है, थर्मामीटर जो होता है उसमें पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये पारदर्शी होता है और स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, पढ़ना सहज होता है। पारा -30 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। पारा एक ऐसा धातु है जो तरल अवस्था में रहता है, पारा एक ऐसा धातु है जो तरल अवस्था में रहता है। और एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है, और सोने का अयस्क जो है काल्बेराइट होता है, सोने का अयस्क काल्बेराइट होता है, और सोना प्रकृति में मुक्त रूप अवस्था में पाया जाता है। चांदी सबसे अच्छा सुचालक है, चांदी जो है सबसे अच्छा विद्युत सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 दिसंबर को, बी 1 जनवरी को, सी 14 फरवरी को, डी 8 मार्च को। करेक्ट आंसर है 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और 8 मार्च को जो है 8 मार्च को वो मनाया जाता है विश्व महिला दिवस। 8 मार्च को वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को मनाया जाता है, ये तो जानते होंगे। पल्स पोलियो कार्यक्रम जो है 1997-98 को चलाया गया था। पल्स पोलियो कार्यक्रम 1997-98 को चलाया गया था, और भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया है WHO द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 सितंबर को, बी 2 अक्टूबर को, सी 5 जून को, डी 14 सितंबर को। करेक्ट आंसर है 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस जो है हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1948 को, 14 सितंबर 1948 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा स्वीकार कर लिया था, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है। और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है और गांधी जयंती मनाई जाती है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून 1972 ईस्वी में जलवायु परिवर्तन पर प्रथम सम्मेलन हुआ था, तब से इसकी शुरुआत की गई है UN द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? ऑप्शन ए आर्कनोलॉजी, बी एंथ्रोनोलॉजी, सी एपियोनोलॉजी, और डी साइनोलॉजी। करेक्ट आंसर है आर्कनोलॉजी जो है मकड़ियों का अध्ययन है। आर्कनोलॉजी ऑप्शन ए मकड़ियों का अध्ययन होता है, आर्कनोलॉजी। मकड़ी आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी है। मकड़ी जो है आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी है। और एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी होता है मानव के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं, उसमें एंथ्रोपोलॉजी में। और एपोलॉजी में माफ़ी मांगने से संबंधित अध्ययन करते हैं। एपोलॉजी में माफ़ी मांगने से संबंधित अध्ययन करते हैं। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज के तौर पर। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक्स सो मच।